हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो हम भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे। तो संवैधानिक विकास की कड़ी में हम आज अगला पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1919। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें क्या ऐसे प्रावधान किए गए जिसमें हमें संवैधानिक विकास के तत्व दिखाई देते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि इस समय जो भारत के जो सचिव थे तो मोंटेस्क्यू सचिव थे, और जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे तो उनका नाम था चेम्सफोर्ड। तो इन दोनों के नाम पर इसका अन्य नाम रखा गया है मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो आपको एक याद रखना है, कभी आपसे पूछ ले कि भारत शासन अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना है आपको। तो पहले हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसका अन्य नाम क्या है। मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। अब इसके हम प्रावधान देखते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंतर्गत पहला प्रावधान ये किया गया कि इसमें क्या हुआ था, जो पहले आप देखोगे विषय केवल और केवल केंद्र सरकार के अधीन थे, यानी कि केंद्रीय नियंत्रण था। तो यहां से थोड़ा सा शिथिलीकरण किया गया और जो केंद्रीय विषयों को थोड़ा सा प्रांतों को भी दिया गया कि प्रांत भी कुछ विषयों पर कानून बना सकते हैं और उनको लागू करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रावधान दिखाई देता है केंद्र का शिथिलीकरण। केंद्र का शिथिलीकरण पहले हमें दिखाई देता है, यानी कि यहां से क्या होता है, केंद्र सरकार जो केंद्र में होता था उसने क्या किया, विषयों को बांट दिया और राज्यों को कुछ विषय हस्तांतरित किए, यानी कि कुछ विषयों पर राज कानून बना सकता है। यानी कि यहां से आपको फिर दो चीजें दिखाई देगी, दो विषय, यानी कि क्या है, एक केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची या केंद्रीय विषय, और दूसरा राज्य सूची या राज्य के विषय। यानी कि केंद्र का शिथिलीकरण कर दिया गया और जो विषय थे या जो सूची थी उनको दो भागों में बांट दिया गया। एक केंद्रीय सूची थी जिस पर कानून बनाने का काम कौन करता था, केंद्र सरकार करती थी, और एक राज्य सूची थी जिस पर कानून बनाने का काम कौन करता था, राज्य सरकारें करती थी। तो ये पहला आपको केंद्र का शिथिलीकरण दिखाई देता है। दूसरा इसमें प्रावधान किया गया, यहां से आप देखते हैं प्रांतों में इन्होंने द्वैत शासन लाने का प्रयास किया। क्या प्रयास किया है, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, डुअल गवर्नमेंट। अच्छा, इसको ध्यान देना है, जो अंग्रेज थे बड़े चालाक थे, वो आपको आजादी तुरंत नहीं देना चाहते थे, ना ही कोई अधिकार देना चाहते थे। तो एक चीज बचा के रखे, तो जब बहुत मांगे बढ़तेंगे प्रांतों के द्वारा कि प्रांतों को स्वायत्त करा जाए, प्रांतों को पूरे अधिकार दिया गया, तब भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन ला दिया। कि प्रांतों में द्वैत शासन कैसे, कि दो लोग शासन करेंगे। एक शासन कौन करेगा, यानी कि यहाँ पे वायसराय, और एक क्या होंगे, जो भारतीय शासन में शामिल हुए हैं, इनकी परिषद में शामिल हुए थे, उनको दिए गए कुछ अधिकार। तो यहाँ पर उन्हें कुछ विषय वायसराय ने अपने पास बचा के रख लिए ताकि उनकी चलती रहे हमेशा, है ना। तो इसमें देखेंगे हम प्रांतों में द्वैत शासन लाने का प्रयास किया गया है, यानी कि इसमें जो विषय थे राज्य सूची के, उनको दो भागों में बांटा गया। ठीक है ना, तो क्या क्या है वो देखते हैं। पहला है हस्तांतरित विषय, हस्तांतरित विषय। अब हस्तांतरित विषय जो थे, इन पर कानून बनाने का काम कौन करता था, तो इन पर कानून बनाने का काम करते थे भारतीय मंत्री। और एक थे आरक्षित विषय, आरक्षित विषय। आरक्षित विषय पर कानून बनाने का काम कौन करता था, तो वायसराय। तो यहां से आपको देखते हैं
प्रांतों में द्वैत शासन लाने की इन्होंने व्यवस्था कर दी थी कि यहाँ पर प्रांतों में जो विषय होंगे वो दो भागों में बांटेंगे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। यानी कि यहाँ से वायसराय अपने हाथों में थोड़ा सा कंट्रोल रखता है और मुख्य मुख्य विषयों को रखता है ताकि उस पर भारत के राज्यों पर कंट्रोल बना रहे। तो ये दो व्यवस्थाएं देखी। फिर तीसरा एक प्रावधान और इसमें किया गया, जो केंद्र सरकार थी तो केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल, यहां पे क्या किया गया कि जो केंद्र स्तर पर इन्होंने विधानमंडल को दो भागों में बांट दिया। जो कानून बनाने का अंग होता है, विधानमंडल होता है, उसको इन्होंने दो भागों में बांट दिया। तो दो भागों में बांटे, यानी यहाँ पे आपको क्या है, केंद्र स्तर पर दो स्तरीय विधानमंडल देखने को मिलता है जो आप वर्तमान में देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा के रूप में। तो उसके दर्शन आपको यहाँ हो जाते हैं। यही संवैधानिक विकास के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं का, कैसे संवैधानिक चीजों का विकास हुआ है। तो यहाँ पर केंद्र स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल आपको दिखाई देता है, यानी कि इसमें दो सदन थे। कितने सदन थे? दो सदन। तो दो सदन कौन कौन से थे? एक सदन था उच्च सदन, इसको बोलते थे विधान परिषद, और एक सदन था निम्न सदन, इसको बोलते थे विधानमंडल। तो ये दो सदन बांट दिए गए। एक उच्च सदन था विधान परिषद, जिसे वर्तमान में आप राज्यसभा के नाम से जानते हैं, और एक निम्न सदन था विधानमंडल, इसको आप अभी लोकसभा के नाम से जानते हैं। तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 में आपको तीन मुख्य प्रावधान आपको दिखाई देते हैं। पहला, केंद्र का शिथिलीकरण कर दिया गया, और जो विषय थे केंद्र और राज्यों के मध्य बांट दिए गए। एक केंद्रीय सूची बनाई गई, एक राज्य सूची बनाई गई। केंद्रीय विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाती, राज्य विषयों पर राज्य सरकार। दूसरा, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लाई गई, यानी कि जो विषय बांटे गए थे राज्य सूची के, उनमें भी दो भाग कर दिए गए। एक था हस्तांतरित विषय जो भारतीय मंत्रियों के अधीन थे, और एक थे आरक्षित विषय जो वायसराय के अधीन थे। यानी कि इन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पे रखा। फिर केंद्र स्तर पर आपको देखते हैं द्विसदनीय विधानमंडल दिखाई देता है, जिसके दो सदन थे, उच्च सदन विधान परिषद, निम्न सदन विधानमंडल, जिसे आप वर्तमान में संसद के दो सदन जो देखते हैं वो यहीं से आए हैं। तो ये हमारा 1919 का अधिनियम खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या संवैधानिक विकास आपको इसमें दिखाई देता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो यहां तक आप देख रहे हैं, थोड़ा सा इसका ही आगे विस्तारित रूप है। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि केंद्र का शिथिलीकरण हुआ और दो सूची बनाई गई। यहाँ पर थोड़ा सा और किया गया कि इसमें सूचियों को थोड़ा सा और बढ़ाएगा। इसमें तीन सूची बनाई गई, यानी कि जो शासन के विषय थे उनको कितने सूचियों में बांट दिया गया? तीन। तो पहला आप देखते हैं प्रावधान यही, शासन के विषयों को तीन भागों में बांटा गया। शासन के विषयों को आप देखते हैं तो तीन भागों में बांटा गया। तो कौन कौन सी सूची बनाई गई, इस बात को हम देखते हैं। पहली वही थी केंद्रीय सूची, जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी। दूसरी आप देखेंगे तो दूसरी थी राज्य सूची, जिस पर राज्य सरकार कानून बना सकती थी। और तीसरी आपको यहां पर दिखाई देती है समवर्ती सूची, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाने का अधिकार रखते थे, लेकिन केंद्र को यहां पर वरीयता दी जाती थी। एक और यहां पर सूची रखी गई, अवशिष्ट सूची।
अब अवशिष्ट सूची क्यों लिखी गई, इसके पीछे का इनका मंतव्य समझ लेते हैं कि अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने बांट तो दिया कि केंद्रीय सूची होगी, राज्य सूची होगी, संवर्ती सूची होगी, लेकिन इसके अलावा जो विषय बच जाएंगे वो कहां पर रखे जाएंगे कि जो इन फ्यूचर फाइंड आउट किए जाते तो उनको भी तो कहीं रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक अवशिष्ट सूची होगी और इस पर नियंत्रण किसका रहेगा, तो वायसराय का रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे विषय बाद में हुए जिनको अवशिष्ट सूची में शामिल किया गया और इन पर डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता था, तो भारत के वायसराय का होता था। तो यहाँ पर भी इन्होंने दिमाग लगा लिया। तो आप देखते हैं कि पहला ये प्रावधान किया गया कि शासन के विषयों को 3 भागों में बांटा गया है, ये 3 भाग है। और उसके बाद आप देखते हैं एक सूची, एक अवशिष्ट सूची और रखी गई है जिस पर किसका कंट्रोल होता था, तो भारत के वायसराय। अब आगे प्रावधान इसका देखते हैं। तो जो यहां पर आप देखते हैं प्रांतों में जो द्वैत शासन आया था, यहां पर द्वैत शासन को हटा दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति कर दी। लेकिन इन्होंने यहां पर फिर से एक नई चाल चली और यहाँ प्रांतों में द्वैत शासन तो हटा दिया गया, ये केंद्र में द्वैत शासन लाने का इन्होंने प्रयास किया। तो इन्होंने क्या प्रयास किया, केंद्र में द्वैत शासन। ठीक है, तो जैसे इन्होंने प्रांतों में द्वैत शासन लागू करने का प्रयास किया था, वैसा इन्होंने केंद्र में द्वैत शासन इस व्यवस्था के तहत ला दिया। तो हमने 3 प्रावधान देख लिए, आगे देखते हैं। यहां पर एक व्यवस्था और की गई कि जो संघीय न्यायालय यानी कि जो केंद्रीय सूची के विषय हैं, तो इन पर अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो एक न्यायालय होनी चाहिए जहां पर हम जा सके। तो उन्होंने एक बना दिया गया इसके तहत एक संघीय न्यायालय, संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। यहां पर एक संघीय न्यायालय का प्रावधान भी किया गया। फिर हम देखते हैं एक मुख्य प्रावधान और है इसमें उन्होंने बोला कि भारत संघ होगा, यानी कि भारत को संघ बनाने का प्रयास। यहां पर उन्होंने भारत को संघ घोषित करने का प्रयास किया कि भारत जो होगा राज्यों का एक संघ होगा। अब इसमें शामिल कौन होंगे, तो इसमें शामिल उन्होंने बोला कि इसमें शामिल होंगे एक तो ब्रिटिश प्रांत शामिल होंगे और देसी रियासत, और देसी रियासतें शामिल होंगी। लेकिन इसमें देसी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया, तो कभी भी इस व्यवस्था के तहत भारत एक संघ नहीं बन पाया। तो इसमें हमने क्या क्या देखा भारत शासन अधिनियम में, पहला हमने देखा जो शासन के विषयों को 3 भागों में बांटा, थोड़ा सा और विस्तारित किया गया। तो केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची में बांटा गया। और उसके बाद एक अवशिष्ट सूची रखी गई जिसमें वायसराय का कंट्रोल होता था। एक इसमें इन्होंने प्रांतों में जो द्वैत शासन लाया गया था 1919 के अधिनियम के तहत, यहाँ पर केंद्र और यहाँ पर द्वैत शासन को समाप्त करके केंद्र में द्वैत शासन लाने का प्रयास किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक प्रावधान देखेंगे कि इसमें संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। और उसके बाद भारत को संघ घोषित किया गया, संघ बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन ये कभी बन नहीं सका क्योंकि इसमें जो प्रावधान किया गया था कि इसमें ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतें शामिल होंगे, तो यहाँ पर देसी रियासतों ने शामिल होने से इनकार कर दिया। इस कारण से कभी भी संघ नहीं बन पाया। तो अब हम एक लास्ट अधिनियम और पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो लास्ट हम पढ़ते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हम क्या देखते हैं कि यह अधिनियम लाया गया कि भारत को स्वतंत्र करना है। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा घोषित कर दिया गया कि अब भारत पर ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है, ना ही कोई भी उत्तरदायित्व है। तो सबसे पहली बात यही लिखी गई इसमें कि यहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश सरकार का भारत पर नियंत्रण व उत्तरदायित्व समाप्त कर दिया।
ठीक है। तो भारत पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण उत्तरदायित्व दोनों समाप्त हो गया। तो क्या हुआ, फिर इन्होंने एक व्यवस्था यहाँ पर लाई जो भारत के विभाजन के लिए अंततः जिम्मेदार रही। इन्होंने बोला कि यहाँ पर दो डोमिनियन स्टेट होंगे। कौन होगा, दो डोमिनियन होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा भारत और एक होगा पाकिस्तान, ठीक है। और तीसरी व्यवस्था लाई गई कि यहाँ पर शासन का संचालन तब तक कौन करेगा, तो शासन का संचालन हो गया, कानून बनाने का काम कौन करेगा, तो तब तक ये बोला गया कि दोनों की जो संविधान सभाएं होंगी वो अपने अपने जगह पर शासन संचालन और कानून के निर्माण करने का कार्य करेंगे तब तक, ठीक है। तो यहाँ पर तीसरी बात कही गई, संविधान सभा जो होंगी, संविधान सभा ये शासन संचालन और कानून निर्माण का कार्य करेंगे। ठीक है। तो ये व्यवस्था करी गई 1947 के अधिनियम के तहत। तो आज हमने भारत को आजाद करा दिया। तो आज आपने जो देखा है कि हमने पूरे संवैधानिक विकास क्रम को पढ़ा और हमने संवैधानिक विकास क्रम को अच्छे से समाप्त किया। इन टॉपिक को आपको अच्छे से करना है क्योंकि ये थोड़े से टिपिकल टॉपिक है, जल्दी से बच्चों को समझ में नहीं आती है, तो आपको प्रत्येक वीडियो देख के बहुत अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो संवैधानिक विकास की यात्रा हमारी समाप्त होती है। तो अगले टॉपिक के साथ हम मिलेंगे, भारत के संविधान का निर्माण, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना, और उसके अंदर भारत के जो संविधान में हम प्रवेश करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।